रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखित पुस्तक रिच डैड पुअर डैड की प्रस्तावना। इसकी बहुत जरूरत है। क्या स्कूल बच्चों को असली जिंदगी के लिए तैयार करता है? मेरे मम्मी डैडी कहते थे, मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया। यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवारों से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियर के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वे भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने के कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसों से बढ़ रहे थे। हमारी शादी बहुत सफल रही और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा भी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असली जिंदगी में मेरे काम ही नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं होगे तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक मां की तरह चिंतित और आशंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यह चर्चा कई बार पहले भी कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहां तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच में ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमजोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चों को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गई थी और हमारे बच्चों के अलावा यह बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने कहा, मैं आपकी और डैडी की तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफी पैसा मिलता है और हम एक शानदार घर में रहते हैं जिसमें बहुत ही कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी ही तरह होगा। मुझे भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं और ज्यादा टैक्स भर सकूं व कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा तो बची नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके जमाने में उन्हें ज्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टर को देखिए,
वे अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज्यादा महत्व खर्च को दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया तो मुझे उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद करनी पड़ी। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा। उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वे एक व्यवसायी और निवेशक हैं तथा वे एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाई जा रही नई शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे। मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असली जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें, उसमें आपको एक सा ही सफर दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसे कमाता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज्यादा नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब जिंदगी में मजा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाहें बहुत सुखद लगती है। पति पत्नी को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वे घर, कार, टेलीविजन खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज्यादा मेहनत करना चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज्यादा मायने रखता है। वे अपने काम में ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाहें बढ़ जाए।
तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा भी पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है। वे नौकरी में और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वे एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वे ज्यादा पैसा कमा सके। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वे कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए यह खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वे अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करना चाहिए। वे पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए वे जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है, आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक सीपीए हूं और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताजुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरियत और कठिन विषयों को सीखना इतना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में इतनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी जिंदगी में कितने ज्यादा अहमियत रखते थे। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वे असल जिंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी। वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्होंने अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में भी बहुत समय लगाया। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे में उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा, असल जिंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, उसने जोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील है जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं
जो अमीर नहीं है, और यही हाल बैंकर, वकील, स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट ब्रोकर का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राय वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज्यादातर अमीर नहीं होते। क्योंकि हमारे स्कूल में वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसलिए हम इन लोगों को सलाह देते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप बाईं तरफ देखते हैं और आपको वहां आपका बैंकर भी उसी हाल में नजर आता है। इससे आपको हालात का अंदाजा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूं। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखा था, परंतु मैं अब तक यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल जिंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूं, मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज्यादा रोमांचित हुई। उन्होंने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मजा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली जिंदगी में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूं कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूं, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूं तो मैं कुछ भी करने के लिए आजाद हूं, और वह सीखने के लिए आजाद हूं जो मैं दिल से सीखना चाहती हूं। अभी तक मुझे उस खेल को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अब मैं यह खेल सीख जाती हूं तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं होगी, जैसी कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। हमने उसकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट यह चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेलजोल था, फिर भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। हमने पाया कि हम में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालात पर भी चर्चा की। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों के लिए रिटायरमेंट के लिए पैसा चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्व शिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वे दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। वे काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वे जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियां बिल्कुल नहीं बदली है। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानुसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं, और वे ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं वह यह है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा, यह पुरानी सलाह है और यह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है, तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितनी कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने उनसे पूछा कि पुराने नियमों से उनका क्या मतलब है। मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन
स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमतें बढ़ जाती हैं। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्चा कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करने के लिए किया जाए या फिर कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरफ से लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय है, कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर आपकी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज्यादातर लोग यह नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उनका जवाब था, इसलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वे कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज्यादा शिक्षा की जरूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें नए नियमों को जानने की भी जरूरत है, अलग तरह के नियमों को जानने की। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं। और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। इसलिए आजकल किसी बच्चे से यह कहना खतरनाक है, मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की जरूरत है, और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में यह विषय नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है, किस तरह माता पिता अपने बच्चों को यह सिखा सकते हैं जो वे स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं, क्या इससे वे बोर नहीं हो जाते? और आप उसे किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं। अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीजों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा, हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ न हो। उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में। यह बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूं, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई किताब को पूरा नहीं कर पाया हूं। यह अभी भी खंडों में है, और यह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेतरतीब खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत जरूरत थी, खासकर ऐसे लोगों में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुंचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सह लेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय आय की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में उन्होंने यह जान लिया था कि वे अमीर बनना चाहते थे, और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के 2 डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर है और दूसरे गरीब, जिनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, जिसमें कुछ जोड़ा और घटाया है, और इसे व्यवस्थित करने के लिए काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े, उनसे मेरा यही कहना है कि वे अपने किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें।
और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नजर में गलत लगेंगे। अकाउंट्स के सिद्धांतों की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखें कि वे एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों का विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। दो डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने दो अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे और उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की जरूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाएं। दो डैडियों के होने से कई समस्याएं भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी। अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वे पहले से ही ये जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य था कॉरपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज नहीं गए होते। वे इस बात को मानते हैं। वे दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वे आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में भी काफी परेशानी, काफी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स और भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं, और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के जमाने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज्यादातर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत जरूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देगी। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वे अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर सिखाते हैं। हो सकता है कि ये विचार वे न हों जिन पर आप अपने बच्चों से बात करते हो, परंतु उन पर नजर डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते रहें। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे। हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वे अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सकें। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेटकीपर हैं या पूरी तरह बेरोजगार हैं, तो भी आप में खुद को अपने और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि वह दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद है। या तो हम सुरक्षा की राह पर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों की धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत करें। शेरान लेक्टर। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 1 की तरफ। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार।
मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे, वे पीएचडी और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसा बनाया था, परंतु उनमें से एक तो पूरी जिंदगी के लिए परेशान होते रहे और दूसरे हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गई। एक डैडी के मरने पर उनके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली और दूसरे अपने पीछे कर्ज छोड़कर मर गए। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाहें एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोच विचार करता, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफी लंबे समय तक यह सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी के द्वारा कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूं, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता था। बुढ़े को यह भी नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्यम वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबर से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा।
मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त असर डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्दी अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे और उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूं। यह इतना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूं। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमाग की आलस्य की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते चले गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का ही नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का फासला था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरी डैडी सोचते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करते थे, परंतु दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, जबकि दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नजर में सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिरी में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभों, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के लिए चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के लिए आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहते, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहते। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं।
दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन के कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होने और पैसा न होने में फर्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीब स्थायी होता है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसों में बहुत ताकत है। हो सकता है आपके विचारों की ताकत को कभी भी ना मापा जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा को अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए, इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 साल की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी से सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूं। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल की 2 राह बनती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं देर तक खड़ा रहा, दूर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहां तक जाती है, झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहां घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुकसान हुआ था, और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे, और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा। पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूंगा, आज से सदियों बाद शायद एक जंगल में 2 राहें बढ़ती थी। मैंने कम चली हुई राह को चुना, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूं जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना चालू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां वे कभी यह नहीं सीख पाते कि इस पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था,
और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पढ़ाया वे बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने मुझे मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 2 की तरफ, जो है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। आपका दिन शुभ हो। रिच डैड पुअर डैड, अध्याय 2। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। डैडी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए? यह सुनते ही मेरे डैडी ने अपना शाम का अखबार नीचे रख दिया। बेटे, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? क्योंकि आज जिमी की मम्मी अपनी नई कैडिलैक कार में आई और वे लोग पिकनिक पर अपने समुद्र तट वाले घर पर जा रहे थे। जिमी अपने साथ अपने 3 दोस्तों को ले गया, परंतु माइक और मुझे नहीं ले गया। उसने हमसे यह कहा कि वह हमें इसलिए नहीं ले जाएगा क्योंकि हम लोग गरीब बच्चे थे। उसने ऐसा कहा? डैडी ने आत्मविश्वास से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने दर्द भरी आवाज में कहा। डैडी ने अपना सिर हिलाया, नाक तक अपने चश्मे को चढ़ाया और फिर अखबार पढ़ने लगे। मैं उनके जवाब का इंतजार करता रहा। यह 1956 की बात है। तब मैं 9 साल का था। किस्मत की बात थी कि मैं उसी पब्लिक स्कूल में जाता था जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। हम शुगर प्लांटेशन के कस्बे में रहते थे। प्लांटेशन के मैनेजर और कस्बे के बाकी लोग जैसे डॉक्टर, बिजनेसमैन और बैंकर अपने बच्चों को पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक इसी स्कूल में भेजते थे। 6ठी कक्षा के बाद बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता था। अगर मेरा परिवार सड़क के दूसरे छोर पर रहा होता तो मुझे अलग तरह के स्कूल में भेजा जाता जहां मेरे जैसे परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। 6ठी कक्षा के बाद इन बच्चों की तरह मैंने भी पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल किया होता, क्योंकि उनकी ही तरह मेरे लिए भी प्राइवेट स्कूल में जाना संभव नहीं था। मेरे डैडी ने आखिर अखबार को नीचे रख दिया। मुझे पता था वे क्या सोच रहे थे। उन्होंने धीमे से शुरू किया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना चाहिए। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। इसका असली मतलब यह था, बस मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, या मैं इसका जवाब नहीं जानता, इसलिए मुझे तंग मत करो। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। जहां तक मुझे याद है, उस स्कूल में मैं और माइक ही 2 गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी तरह था, क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से इस स्कूल में था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने कस्बे के स्कूलों की सरहदें तय कर दी थी और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूलों में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे, परंतु ऐसा हमें लगता था, क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज नई होती थी। मम्मी और डैडी हमें भी सभी जरूरतों की चीजें दिलवाते थे, जैसे खाना, घर, कपड़े, परंतु इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरे डैडी कहा करते थे, अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो उसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीजें चाहिए थी, परंतु 9 साल के बच्चे के करने के लिए ज्यादा काम मौजूद नहीं थे। माइक ने पूछा, तो पैसा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता, मैंने कहा, परंतु क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहोगे? वह राजी हो गया और उस शनिवार की सुबह माइक मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। इससे थोड़ी चोट पहुंचती थी, परंतु यह चोट अच्छी थी, क्योंकि इसने हमें यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि पैसा कैसे कमाया जाए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। यह एक ऐसा विचार था जो माइक ने
किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। रोमांचित होकर हमने हाथ मिलाई और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था। अगले कुछ हफ्तों तक मैं और माइक दौड़ भाग करते रहे। हर दरवाजे पर दस्तक देते थे और पड़ोसियों से कहते थे कि वे अपने इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब हमारे लिए रख लें। हैरत से हमें देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने मुस्कुराकर हमारी बात मान ली। उसने हमसे पूछा कि टूथपेस्ट ट्यूब हमें क्यों चाहिए। इसके जवाब में हमने कहा, हम आपको यह नहीं बता सकते, यह एक बिजनेस सीक्रेट है। सप्ताह गुजरते गए और मेरी माँ बहुत दुखी हो गई। अपने कच्चे माल को इकट्ठा करने के लिए हमने जो जगह चुनी थी वह उनकी वॉशिंग मशीन के ठीक पास थी, एक भूरे कार्डबोर्ड के बक्से में जिसमें कभी केचप की बोतलें रखी रहती थी। हमारे इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट के ट्यूब्स की संख्या बढ़ने लगी। आखिर एक दिन माँ के सब्र का बांध टूट गया। पड़ोसियों के मुड़े तिड़े और इस्तेमाल किए हुए टूथपेस्ट ट्यूब्स को देखते देखते वे उब गई थी। उन्होंने पूछा, तुम लोग कर क्या रहे हो? और मैं यह नहीं सुनना चाहती कि यह एक बिजनेस सीक्रेट है। इस कचरे को साफ कर दो या मैं इसे बाहर उठाकर फेंक दूंगी। माइक और मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, उन्हें यह बताया कि जल्दी हमारा कच्चा माल पर्याप्त जमा हो जाएगा और फिर हम उत्पादन शुरू कर देंगे। हमने उन्हें बताया कि हम कुछ पड़ोसियों का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टूथपेस्ट के ट्यूब्स खत्म कर लें। माँ ने हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। उत्पादन शुरू होने की तारीख नज़दीक आ गई थी। दबाव बढ़ गया था। हमारे वेयर हाउस के मालिक यानी मेरी माँ ने हमारी पहली पार्टनरशिप कंपनी को जगह खाली करने का नोटिस थमा दिया था। अब माइक का काम यह था कि वह पड़ोसियों को अपने टूथपेस्ट जल्दी खत्म करने के लिए कहे और साथ में यह भी जोड़ दे। दांत के डॉक्टरों का कहना है कि दिन में कई बार ब्रश करना चाहिए। मैं उत्पादन की प्रक्रिया को ठीक ठाक करने में जुट गया। एक दिन मेरे डैडी अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर पोर्च में आई और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने वहां 9 साल के 2 बच्चों को उत्पादन की प्रक्रिया में पूरी गति से जुटे देखा। हर तरफ बारीक सफेद पाउडर बिखरा हुआ था। एक लंबी मेज पर स्कूल से लाए गए दूध के छोटे कार्टन थे और हमारे परिवार की हिवाची ग्रिल लाल दहकते कोयलों के साथ अधिकतम गर्मी पर चल रही थी। डैडी सावधानी से चलकर हमारे करीब आई। क्योंकि हमारी उत्पादन की प्रक्रिया ने पोर्च पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उन्हें कार बाहर ही खड़ी करनी पड़ी। जब वे और उनके दोस्त पास आए तो उन्होंने कोयलों के ऊपर रखा एक स्टील का बर्तन देखा जिसमें टूथपेस्ट के ट्यूब पिघल रहे थे। उन दिनों टूथपेस्ट प्लास्टिक के ट्यूब्स में नहीं आते थे। ट्यूब शीशे के बने होते थे। एक बार पेंट जल जाए तब हम ट्यूब्स को स्टील के बर्तन में डाल देते थे ताकि वे पिघलकर द्रव्य के रूप में आ सके। इस पिघले हुए शीशे को हम छोटे छेद वाले दूध के कार्टनों में डाल रहे थे। दूध के इन कार्टनरों में प्लास्टिक का पेरिस भरा था। हर तरफ फैला सफेद पाउडर प्लास्टिक ही था जिसमें हमने पानी मिलाया था। जल्दबाजी में मैंने उसके बैग को गिरा दिया था और पूरी जमीन ऐसे लग रही थी जैसे वहां अभी अभी बर्फ का तूफान आया हो। दूध के कार्टन बाहरी बक्से थे जिनके भीतर प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे थे। मेरे डैडी और उनके दोस्त हमें देखते रहे और हम पिघले हुए शीशे के प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्यूब के ऊपर से छोटे छेद में डालते रहे। संभल कर, मेरे डैडी ने कहा। मैंने बिना सिर ऊपर उठाई हामी भर दी। आखिरकार जब शीशे को डालने का काम खत्म हो गया तो मैंने स्टील के बर्तन को नीचे रख दिया और फिर अपने डैडी की तरफ देखकर मुस्कुराया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? हम वही कर रहे हैं जो आपने बताया था। हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने सिर को हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों पार्टनर हैं। डैडी ने पूछा, और इन प्लास्टर के सांचों में क्या है? देखिए, मैंने कहा, इनमें एक बहुत अच्छी चीज है। छोटे हथौड़े से मैंने सील को ठोका जिससे बाहरी खोल टूट गया। सावधानी से मैंने ऊपर के आधे प्लास्टर को हटाया और जस्ते का एक सिक्का बाहर गिर गया। हे भगवान, मेरे डैडी ने कहा, तो तुम लोग जस्ते के सिक्के डाल रहे थे? बिल्कुल सही, माइक ने कहा। हम वही कर रहे थे जैसा आपने हमसे कहा था। हम पैसा बना रहे थे। मेरे डैडी के दोस्त जोर से हंसने लगे।
मेरे डैडी भी मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया। उनके सामने आग और टूथपेस्ट की ट्यूब्स के बक्से के साथ सफ़ेद धूल में लिपटे हुए दो बच्चे खड़े थे, जो इस कान से उस कान तक मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने हमसे कहा कि हम सब कुछ छोड़कर उनके साथ चले और घर के सामने वाली सीढ़ी पर बैठे। मुस्कुराते हुए उन्होंने हमें जालसाजी शब्द का मतलब समझाया। हमारे सपने धराशायी हो गए थे। तो आपका मतलब है कि यह गैरकानूनी है? माइक ने कांपती आवाज में पूछा। छोड़ो भी, डैडी के दोस्त ने कहा। हो सकता है कि बच्चे अपने जन्मजात प्रतिभा को विकसित कर रहे हो। मेरे डैडी हमें घूरते रहे। हाँ, यह गैरकानूनी है, डैडी ने नरमी से कहा, परंतु तुम लोगों ने यह साबित कर दिया कि तुम में बहुत ज्यादा रचनात्मकता और मौलिक विचार हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मुझे तुम पर गर्व है। निराश होकर माइक और मैं तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप अपना सिर पकड़कर बैठे रहे। इसके बाद हमने सारा अटाला साफ करना शुरू कर दिया। पहले ही दिन हमारा बिजनेस चौपट हो गया था। पाउडर साफ करते हुए मैंने माइक की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है जिमी और उसके दोस्त ठीक हैं, हम सचमुच गरीब हैं। जब मैंने यह कहा तब डैडी बस जाने ही वाले थे। बच्चों, उन्होंने कहा, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं एक बार फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़े चलो, हार मत मानो। माइक और मैं खामोश खड़े रहे। यह सब सुनने में अच्छे थे, परंतु हमें यह पता नहीं था कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा क्यों है डैडी कि आप अमीर नहीं हैं? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का फैसला लिया था। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाना पसंद करते हैं। काश कि मैं तुम लोगों की मदद कर सकता, परंतु हकीकत में मैं यह नहीं जानता कि दौलत कैसे कमाई जाती है। माइक और मैं पलटे और अपने सफाई अभियान में जुट गए। डैडी ने कहा, अगर तुम लोग यह सीखना ही चाहते हो कि अमीर कैसे बना जाता है तो मुझसे मत पूछो। माइक, तुम अपने डैडी से ही यह सवाल पूछो। मेरे डैडी? माइक ने हैरानी से कहा। हाँ, तुम्हारे डैडी। मेरे डैडी ने मुस्कुराकर दोहराया। तुम्हारे डैडी और मेरा बैंकर एक ही है और वह तुम्हारे डैडी की बहुत तारीफ करता है। उसने मुझे कई बार यह बताया है कि पैसा बनाने में तुम्हारे डैडी का कोई जवाब नहीं है। मेरे डैडी? माइक ने एक बार फिर हैरानी से पूछा। फिर ऐसा क्यों है कि स्कूल के अमीर बच्चों की तरह हमारे पास शानदार कार और आलीशान बंगला नहीं है? शानदार कार और आलीशान बंगले के होने का यह मतलब नहीं कि आप निश्चित रूप से अमीर हैं या आप पैसा बनाने की कला जानते हैं। डैडी ने जवाब दिया, जिमी के डैडी शुगर प्लांटेशन में काम करते हैं। उनमें और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। वे एक कंपनी के लिए काम करते हैं और मैं सरकार के लिए। कंपनी उन्हें कार खरीद कर दे देती है। इस समय शक्कर की कंपनी आर्थिक संकट में फंसी हुई है और जिमी के डैडी के पास जल्द ही कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे डैडी अलग है माइक। ऐसा लगता है कि वे एक साम्राज्य बनाने जा रहे हैं और मेरा अंदाजा है कुछ ही सालों में बहुत अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर माइक और मैं एक बार फिर रोमांचित हो गए। नए उत्साह से हमने अपने डूबे हुए व्यवसाय के कचरे को साफ करना शुरू कर दिया। जब हम सफाई कर रहे थे तो हमने यह भी योजना बना ली कि कब और कैसे माइक के डैडी से बात की जाए। समस्या यह थी कि माइक के डैडी बहुत ज़्यादा काम करते थे और देर रात तक घर नहीं लौटते थे। माइक के डैडी के पास कई वेयर हाउस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्टोर्स की श्रृंखला और 3 रेस्तरां थे। रेस्तराओं के कारण ही उन्हें घर लौटने में देरी हो जाती थी। सफाई खत्म करने के बाद माइक बस पकड़कर अपने घर चला गया। वह अपने डैडी से बात करने वाला था, चाहे वे कितनी देर से घर लौटे, और उनसे पूछने वाला था कि क्या वे हमें अमीर बनने की तरकीब सिखाने के लिए तैयार हैं। माइक ने मुझसे वादा किया कि जैसे ही वह अपने डैडी से बात कर लेगा वह मुझे फ़ोन करेगा, चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाए। फ़ोन रात को 8:30 बजे आया। ओके, अगले शनिवार, मैंने कहा और फ़ोन रख दिया। माइक के डैडी माइक और मुझसे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। शनिवार की सुबह 7:30 बजे मैंने शहर के दूसरे हिस्से में जाने के लिए बस पकड़ी।
माइकल और मैं सुबह 8 बजे उसके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और उनके पास 1 घंटे से भी ज़्यादा का काम मौजूद था। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ घर के सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र अपने पिकअप ट्रक में वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। डैडी अभी फ़ोन पर है और उन्होंने कहा है कि हम लोग पीछे के पोर्च में उनका इंतज़ार करें। माइक ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जब मैंने उस पुराने घर की दहलीज के अंदर कदम रखा तो लकड़ी के पुराने फर्श की चरमराहट सुनाई दी। दरवाजे के भीतर सस्ती सी चटाई थी। चटाई वहां इसलिए रखी गई थी ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छुपाया जा सके। हालांकि वह साफ थी, पर यह स्पष्ट दिखता था कि उसे बदल लेना चाहिए। जब मैं संकरे लिविंग रूम में घुसा तो मेरा दम घुटने लगा था। वहां पुराने फर्नीचर की बू आ रही थी और निश्चित रूप से उस फर्नीचर को संग्रहालय में होना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी। उनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा थी। महिलाओं के सामने एक पुरुष मजदूरों के कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने खाकी पैंट और खाकी शर्ट पहन रखा था। हालांकि कपड़े साफ और प्रेस किए हुए थे, परंतु उन्हें स्टार्च नहीं किया था। उस आदमी की उम्र मेरे डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी, शायद 45 साल। जब मैं और माइक उनके पास से गुजरते हुए किचन की तरफ गए जहां से पोर्च का रास्ता था तो वे मुस्कुराई। मैं भी जवाब में शर्माकर मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन है? मैंने पूछा। अरे ये लोग डैडी के लिए काम करते हैं। बूढ़ा व्यक्ति उनके वेयर हाउसों को संभालता है और महिलाएं रेस्तरां की मैनेजर हैं। और तुमने उस कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर को तो देखा ही होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर जो बहुत से घर बना रहा है वह तुम्हारे आने से पहले ही जा चुका है। क्या ऐसा हमेशा ही होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, पर अक्सर ऐसा ही होता है, माइक ने कहा और मेरे पास अपनी कुर्सी खींचते हुए मुस्कुराया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या वे हमें पैसा बनाना सिखाएंगे। माइक ने मुझे बताया। अच्छा, और उन्होंने इसका क्या जवाब दिया? मैंने सावधानीपूर्वक उत्सुकता से पूछा। पहले तो उनके चेहरे पर हंसी आई, पर फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि वे हमारे सामने एक ऑफर रखेंगे। अच्छा, मैंने कहा और अपनी कुर्सी की पीठ दीवार से टिका ली। मैं वहां कुर्सी के पिछले 2 पैरों के सहारे टिका बैठा रहा। माइक ने भी ऐसा ही किया। क्या तुम्हें पता है कि वे कौन सा ऑफर देने वाले हैं? मैंने पूछा। नहीं, पर हमें जल्दी इसका पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी उस पुराने दरवाजे से घुसकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं अपने पैरों पर कूद गए। आदर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि हम चौंक गए थे। तो बच्चों तैयार हो? माइक के डैडी ने एक कुर्सी हमारे पास खिसकाते हुए पूछा। हमने अपने सिर हिलाए और अपनी कुर्सियों को दीवार के पास से खींचकर उनके सामने रख लिया। वे एक विशाल शरीर के मालिक थे, लगभग 6 फीट ऊंचे और 200 पाउंड वजनी। मेरे डैडी इससे ऊंचे थे, लगभग इसी वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज्यादा बड़े। वे लगभग एक जैसे ही थे। हालांकि दोनों एक ही प्रजाति के नहीं थे, हो सकता है कि उनकी ऊर्जा एक सी हो। माइक का कहना है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने तत्काल सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। उनके शब्दों और मुस्कुराहट के पीछे बहुत ताकत थी। अच्छा, यह रहा मेरा ऑफर। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, परंतु मैं ऐसा क्लासरूम की शैली में नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम काम करते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, और अगर तुम सिर्फ बैठकर मेरी बातें सुनते हो जैसा कि तुम लोग स्कूल में करते हो तो इससे मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा ऑफर है। इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। क्या मैं आपसे पहले एक सवाल कर सकता हूँ? मैंने पूछा। नहीं, इसे या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मेरे पास बर्बाद करने के लिए फालतू समय नहीं है। अभी ढेर सा काम पड़ा है। अगर तुम में तत्काल फैसला करने की क्षमता नहीं है तो तुम कभी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। तुमने जैसा चाहा था वैसा एक मौका तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में या तो पढ़ाई चालू हो जाएगी या फिर यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
माइक के डैडी ने चिढ़ने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। मंजूर, हम दोनों ने कहा। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेज मार्टिन आ जाएंगी। उनसे बातें करने के बाद मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूंगा और तुम लोगों का काम शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दूंगा और तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। पर आज तो मेरा सॉफ्टबॉल का मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने अपनी आवाज को धीमा परंतु कड़क करके कहा, या तो मान लो या फिर वापस लौट जाओ। मान लिया, मैंने जवाब दिया। सॉफ्टबॉल खेलने के बजाय काम करने और सीखने का विकल्प चुनने में ही समझदारी थी। शनिवार की खुशनुमा सुबह 9 बजे माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ काम कर रहे थे। वे एक दयालु और धैर्यवान महिला थी। वे हमेशा कहा करती थी कि माइक और मुझे देखकर उन्हें अपने दोनों बच्चों की याद आ जाती है और अब वे बड़े हो गए थे तथा दूर चले गए थे। हालांकि वे दयालु थी, परंतु वे कड़ी मेहनत में भरोसा करती थी और इसलिए वे हमें हमेशा काम में जुटाई रखती थी। वे बहुत कड़क मैनेजर थे। हम 3 घंटे तक डिब्बाबंद सामानों को सेल्फ पर से उतारते थे, उनकी धूल साफ करते और फिर उन्हें करीने से जमाते थे। यह बड़ी मेहनत का काम था और बोरियत का भी। माइक के डैडी को मैं अपना आमिर डैडी कहता हूँ। उनके पास इस तरह के 9 सुपरएस्ट थे जहाँ पार्किंग के लिए बहुत सी जगह थी। वे 7-Eleven कन्वीनियंस स्टोर के शुरुआती संस्करण थे। पड़ोस के जनरल स्टोर जहाँ लोग दूध, ब्रेड, बटर और सिगरेट जैसी चीजें खरीदते थे। समस्या यह थी कि हवाई में एयर कंडीशनिंग नहीं थी और गर्मी के कारण स्टोर्स अपना दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे। स्टोर के दोनों ओर दरवाजों को पूरा खुला रखा जाता था ताकि सड़क और पार्किंग की जगह सामने दिखती रहे। जब भी कोई कार पार्किंग में आती तो उसके साथ धूल का गुब्बार भी आता था जो स्टोर में घुसकर डिब्बों पर जम जाता था। इसलिए हम लोगों की नौकरी तभी तक चलती जब तक कि एयर कंडीशनिंग नहीं हो जाती। 3 हफ्तों तक माइक और मैं मिसेज मार्टिन के साथ जाकर 3 घंटे तक काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम खत्म हो जाता था और वे हम में से हर एक के हाथ में 3 छोटे सिक्के डाल देती थी। उस समय 50 के दशक में 9 साल की उम्र में भी 30 सेंट कमाने में कोई खास खुशी नहीं होती थी। तब कॉमिक्स की कीमत 10 सेंट हुआ करती थी, इसलिए मैं अपनी कमाई को कॉमिक्स पर खर्च कर देता था और घर लौट जाता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ था क्योंकि मैं माइक के डैडी से पैसा कमाना सीखना चाहता था। चौथे हफ्ते के बुधवार तक मैंने काम छोड़ने का मन बना लिया था। मैं सिर्फ इसलिए काम करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं माइक के डैडी के पास पैसा बनाना सीखना चाहता था। इसलिए मैं 10 सेंट प्रति घंटे की गुलामी कर रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह थी, उस पहले शनिवार के बाद से मैंने माइक के डैडी को देखा तक नहीं। मैं काम छोड़ रहा हूँ, मैंने लंच के समय माइक से कहा। स्कूल लंच बड़ा निराशाजनक था। स्कूल भी उबाऊ था और अब तो मेरे पास शनिवार भी नहीं थे, इसलिए मैं इंतजार कर सकूं। परंतु 30 सेंट के कारण मुझे बहुत धक्का लगा है। इस बार माइक मुस्कुराया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैंने गुस्से और कुंठा से पूछा। डैडी ने कहा था कि ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा था कि जब तुम काम छोड़ने का फैसला कर लो तब वे तुमसे मिलना चाहेंगे। क्या? मैंने आवेश में पूछा। क्या वे मेरे उकता जाने का इंतजार कर रहे थे? कुछ माइक ने कहा। मेरे डैडी जरा अलग किस्म के थे। उनका सिखाने का तरीका तुम्हारे डैडी के पढ़ाने के तरीके से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे मम्मी डैडी बहुत बातें करते हैं, दूसरी तरफ मेरे डैडी बहुत कम बोलते हैं। तुम सिर्फ इस शनिवार तक इंतजार कर लो, मैं उन्हें बता दूं कि तुमने काम छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब यह है कि मेरे साथ नाटक खेला गया है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, पर शायद हो सकता है। डैडी शनिवार को इसे समझाएंगे। मैं उनका सामना करने के लिए तैयार था, यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, जिन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं अच्छी तनख्वाह मांगूं, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देनी चाहिए
और वैसे भी तुम्हें इस घटिया काम की जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे मैं एक बार फिर माइक के घर में उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए जो बेडरूम के पास था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया जो मुझे 4 हफ्ते पहले वहीं पर मिली थी। वे मुस्कुराई और सोफे पर थोड़ी सी खिसक गई ताकि मैं भी बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे मिलकर तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकलकर चला गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह को मैं सीलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से रुक गया। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्होंने हाथ से मुझे इशारा किया कि मैं उनके दड़बे नुमा ऑफिस में आ जाऊं। अमीर डैडी ने ऑफिस की कुर्सी में बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना? हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं, मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा। 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत ज्यादा डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने आपके लिए काम किया है, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दी है और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। आप धोखेबाज हैं, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची हैं, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। अमीर डैडी अपनी कुर्सी में पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुड्डी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे हों। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा। 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे ज्यादातर कर्मचारी बोलते हैं। क्या? मैंने पूछा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कह रहे थे और इसलिए मैंने अपना दुबड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे। इसके बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूं, डैडी ने धीमे सी आवाज में कहा। आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से में कहा। एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है। आप तो जानते ही हैं कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग जिन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या जिन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपके लिए काम किया और आपने वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा। मैंने 3 हफ्ते तक काम किया और इसी बीच आपने सिखाना तो दूर रहा, मुझसे कभी बात तक नहीं की। मैंने व्यंग भरे अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत ही होता है? अमीर डैडी ने पूछा। और क्या, मैंने जवाब दिया। इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती, यह एक तरह से आपको धक्का देती है।
हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। यह आदमी किसी बेसिर पैर की बातें कर रहा था। मैंने अपने आप से पूछा, जिंदगी अगर मुझे धक्का देती है तो इसका मतलब है कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बातें कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद रखने की जरूरत थी। अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्के को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। परंतु वे धक्के देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या पति को। वे यह नहीं जानते कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। मैं नहीं जानता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी के लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते भी हैं। अमीर डैडी खड़े हो गए और उन्होंने टूटी फूटी खिड़की को बंद कर लिया। अगर तुम यह सबक सीख लेते हो तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी युवक बन सकते हो। अगर तुम यह नहीं सीखते तो तुम जिंदगी भर अपनी समस्याओं के लिए अपनी नौकरी, कम तनख्वाह या अपने बॉस को कोसते रहोगे। तुम हमेशा ऐसे बड़े मौके की उम्मीद करते रहोगे जो आए और तुम्हारी आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। अमीर डैडी ने मेरी तरफ देखा कि क्या मैं अब भी उनकी बातें सुन रहा हूँ। उनकी आंखें मेरी आंखों से मिली। हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और हमारी आंखों के बीच संप्रेषण की धाराएं बहने लगी। आखिर जब मैं उनके संदेश का मतलब समझ गया तो मैंने अपनी नजरें झुका ली। मैं जान गया था कि वे सही थे। मैं उन्हें दोषी ठहरा रहा था, जबकि सीखने की जिद मेरी ही थी। मैं फालतू में ही लड़ रहा था। अमीर डैडी ने कहा, अगर आप इस तरह के आदमी हैं जिसमें हिम्मत नहीं है तो आप जिंदगी के हर थपेड़े के सामने हार मान जाते हैं। अगर आप इस किस्म के आदमी हैं तो आप जिंदगी भर सुरक्षित खेल खेलते रहेंगे, सही चीजें करते रहेंगे और किसी ऐसे वक्त का इंतजार करते रहेंगे जो आने वाला नहीं है, और फिर आप एक बोरिंग बुड्ढे की तरह मर जाएंगे। आपके बहुत से दोस्त होंगे जो आपकी सिर्फ इसलिए तारीफ करेंगे क्योंकि आप एक मेहनती और भले आदमी थे। आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित खेल खेलने और सही चीजें करने में गुजार दी। परंतु सच बात तो यह है कि आपने जिंदगी के थपेड़ों के सामने घुटने टेक दी। आप खतरा मोल लेने की कल्पना तक से डरते थे। हकीकत में तो आप जीतना चाहते थे, परंतु आपके लिए हारने का डर जीतने के रोमांच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। अंदर से आप और केवल आप जान पाएंगे कि आपने कभी जीतने की कोशिश नहीं की। आपने सुरक्षित खेल खेलने के विकल्प चुना। हमारी नजरें एक बार फिर मिली। 10 सेकंड तक हम एक दूसरे की तरफ देखते रहे और एक बार फिर मैंने तभी नजरें हटाई जब मैं उनकी बात समझ गया। आप मुझे धक्का दे रहे थे? मैंने पूछा। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, अमीर डैडी मुस्कुराए। मैं तो यही कहूंगा कि मैं तुम्हें जिंदगी का स्वाद चखा रहा था। कैसा स्वाद? मैंने पूछा। मैं अब भी गुस्सा था, परंतु अब मेरी जिज्ञासा भी जाग गई थी। अब मैं सीखने के लिए तैयार भी था। तुम दोनों ऐसे पहले लोग हो जिन्होंने मुझसे पैसा बनाने की कला सीखने का आग्रह किया। मेरे पास 150 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, पर उनमें से एक ने भी मुझसे पैसा कमाने की कला सीखने के बारे में नहीं पूछा। वे मुझसे नौकरी मांगते हैं, तनख्वाह मांगते हैं, परंतु पैसा बनाने की कला नहीं सीखना चाहते। तो ज्यादातर लोग इस तरह अपनी जिंदगी के पैसे के लिए काम करने के लिए बर्बाद कर देते हैं और आखिर तक यह कभी समझ नहीं पाएंगे कि दरअसल वे किसके लिए काम कर रहे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उनकी बात सुनता रहा। तो जब माइक ने मुझसे कहा कि तुम पैसे कमाने की कला सीखना चाहते हो, तो मैंने एक ऐसा कोर्स तैयार किया जो असली जिंदगी के करीब था। मैं बोलते बोलते थक जाता, परंतु तुम कभी मेरी बात का मतलब नहीं समझ पाते। इसलिए मैंने यह फैसला किया कि तुम्हें जिंदगी के थपेड़ों का स्वाद चखा दिया जाए, ताकि तुम मेरी बात सुन भी सको और समझ भी सको। इसी कारण मैंने तुम्हें 1 घंटे के 10 सेंट दिए। तो 10 सेंट प्रति घंटे काम करने के बाद मैंने क्या सबक सीखा है? यही
कि आप घटिया हैं और अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुकते हुए जोर से हंसने लगे। जब उनकी हंसी बंद हुई तो उन्होंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम अपना सोचने का नजरिया बदल लो। मुझे समस्या मत बनाओ, मुझे दोष देना छोड़ दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारी समस्या मैं हूं तो तुम्हें मुझे बदलना चाहिए। इसके बजाय अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी समस्या तुम खुद हो तो तुम खुद को बदल सकते हो, सीख सकते हो और ज़्यादा समझदार बन सकते हो। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि दुनिया का हर आदमी बदल जाए, बस हम खुद ही नहीं बदले। मैं तुम्हें यह बता दूं कि किसी दूसरे को बदलने से ज़्यादा आसान है यह कि खुद को बदला जाए। मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने कहा, अपनी समस्याओं के लिए मुझे दोष देना छोड़ दो। अमीर डैडी ने अधीरता से कहा, पर आपने मुझे सिर्फ 10 सेंट का ही वेतन दिया तो तुमने क्या सीखा? अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर पूछा। यही कि आप घटिया हैं, मैंने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो तुम यह सोचते हो कि समस्या मैं हूं? अमीर डैडी ने कहा। वो तो आप हैं ही। खैर, इसी तरीके से सोचते रहो और तुम जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारा नजरिया यही है कि समस्या मैं हूं तो तुम्हारे पास क्या विकल्प रह जाते हैं? अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे ज़्यादा इज्जत नहीं देते तो मैं काम छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक है, अमीर डैडी ने कहा, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। वे काम छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी नौकरी की तलाश करते हैं जहां उन्हें बेहतर मौके और ज़्यादा अच्छी तनख्वाह मिलती है। तुम्हें यह गलतफहमी होती है नई नौकरी या ज़्यादा तनख्वाह से समस्या सुलझ सकती है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। तो समस्या किस तरह सुलझ सकती है? मैंने पूछा, 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह लेकर मुस्कुराते हुए। अमीर डैडी मुस्कुराए। यही बाकी लोग करते हैं। वे यह जानते हुए कि कम तनख्वाह में काम करते हैं, क्योंकि नौकरी छूट जाने पर उनका और उनके परिवार का पेट कैसे भरेगा, इसलिए मन महसूस कर वे नौकरी करते हैं और यह सोचकर तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करते हैं कि ज़्यादा पैसा आने से समस्या सुलझ जाएगी। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं और कड़ी मेहनत करते हुए दूसरी नौकरी भी कर लेते हैं, परंतु उसमें भी उन्हें तनख्वाह कम ही मिलती है। मैं फर्श को घूरता रहा। अब मैं अमीर डैडी के सबक को समझने लगा था। मुझे यह एहसास हो गया था कि यह जिंदगी का स्वाद है। आखिरकार मैंने ऊपर की ओर देखा और अपना सवाल दोहराया, तो फिर यह समस्या किस तरह सुलझेगी? इस सवाल के जवाब में अमीर डैडी ने मुझे वह बेशकीमती नजरिया दिया जो उन्हें अपने कर्मचारियों और मेरे गरीब डैडी से अलग करता था और जिसकी बदौलत वे हवाई के सबसे अमीर आदमी बनने जा रहे थे, जबकि मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझने वाले थे। यह एक अद्भुत नजरिया था जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। अमीर डैडी ने बार बार मुझे यह नजरिया याद दिलाया जिसे मैं पहला सबक कहूंगा। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। मेरे गरीब डैडी ने जो मुझे शिक्षा दी थी, शनिवार की उस खुशनुमा सुबह मैं उससे बिल्कुल अलग नजरिया सीख रहा था। 9 साल की उम्र में मैं यह समझ गया था कि दोनों ही डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं। दोनों ही डैडी मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि दोनों के सुझाए विषय अलग अलग थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी चाहते थे कि मैं वही करूं जो उन्होंने किया था। बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें किसी बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल सके, और यह अच्छी तरह से देख लो, उसमें बहुत से दूसरे लाभ हों। मेरे अमीर डैडी चाहते थे कि मैं सीखूं कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि मैं इससे अपने लिए काम करवा सकूं। यह सबक मुझे जीवन भर उनके मार्गदर्शन में सीखना था, न कि किसी क्लासरूम में। मेरे अमीर डैडी ने मेरा पहला सबक जारी रखा। मैं खुश हूं कि तुम 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने पर गुस्सा हो गए। अगर तुम गुस्सा नहीं होते और तुम ऐसा खुशी खुशी करते रहते तो मैं तुम्हें साफ कह देता कि मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। यह जान लो कि सच्ची शिक्षा में ऊर्जा, प्रबल भावना और जबरदस्त इच्छा की जरूरत होती है। गुस्सा उस फार्मूले का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि प्रबल भावना में गुस्सा और प्रेम का समन्वय होता है। जब पैसे की बात आती है तो ज्यादातर लोग सुरक्षित रास्ता खोजते हैं, इसलिए प्रबल भावना उन्हें राह नहीं दिखा पाती। उन्हें राह दिखाता है उनका डर।
तो क्या इसलिए वे कम तनख्वाह पर काम करने के लिए राजी हो जाते हैं? मैंने पूछा। हाँ, अमीर डैडी ने कहा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोगों का शोषण करता हूँ क्योंकि मैं उन्हें उतनी तनख्वाह नहीं देता जितनी उन्हें शुगर प्लांटेशन या सरकार की तरफ से मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोग खुद अपना शोषण करते हैं, डरते हैं भी, मैं नहीं। पर क्या आपको नहीं लगता कि आपको उन्हें ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए? मैंने पूछा। मुझे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा ज़्यादा पैसा मिलने से उनकी समस्या नहीं सुलझेगी। अपने डैडी को ही देख लो, वे बहुत सा पैसा कमाते हैं और फिर भी वे अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाते। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिल जाए तो वे ज़्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। तो इसी कारण आपने मुझे 10 सेंट प्रति घंटे की तनख्वाह दी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। यह सबक का हिस्सा था। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने मुस्कुराकर कहा। देखो, तुम्हारे डैडी स्कूल गए और उन्होंने बहुत बढ़िया शिक्षा इसलिए हासिल की ताकि उन्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके, जो उन्हें मिल गई। परंतु उनके पास आज भी पैसे की तंगी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्कूल में पैसे के बारे में कुछ नहीं सीखा, और सबसे बड़ी बात यह है, और वे पैसे के लिए काम करने में भरोसा करते हैं। और आप नहीं करते? मैंने पूछा। नहीं, सच पूछा जाए तो नहीं, अमीर डैडी ने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह और कोई नहीं है। परंतु अगर तुम यह सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह काम करे, तो यह मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, परंतु तभी जब तुम सीखना चाहो। क्या हर कोई यह नहीं सीखना चाहता? मैंने पूछा। नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान है, खास तौर पर तब जब पैसे के बारे में आपकी मूल भावना डर हो। मैं समझ नहीं पाया। मैंने त्योरियां चढ़ाकर कहा। उसकी चिंता फिलहाल मत करो, अभी इतना ही समझ लो कि डर के कारण ही ज्यादातर लोग अपनी नौकरियां करते हैं। अपने बिलों का भुगतान न कर पाने का डर, नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस बात का डर, पर्याप्त पैसा नहीं होने का डर, एक बार फिर से शुरू करने का डर। यह किसी व्यवसाय को सीखने और पैसे के लिए काम करने की कीमत है। ज्यादातर लोग पैसे के गुलाम बन जाते हैं और फिर वे अपने बॉस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। तो आपकी नज़र में पैसे से अपने लिए काम करवाना एक बिल्कुल अलग विषय है? मैंने पूछा। बिल्कुल, अमीर डैडी ने जवाब दिया। बिल्कुल। शनिवार की उस खुशनुमा सुबह हवाई में हम लोग चुपचाप बैठे रहे। मेरे दोस्त उस समय लिटिल लीग बेसबॉल गेम शुरू कर ही रहे होंगे, पर किसी वजह से मैं खुश था कि मैंने 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से काम करने का फैसला किया था। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा सीखने जा रहा था जो मेरे दोस्त स्कूल में नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए तैयार हो? अमीर डैडी ने पूछा। बिल्कुल, मैंने दांत निकालकर कहा। मैंने अपना वादा निभाया है। मैंने तुम्हें दूर बैठे बैठे ही सिखाया है। अमीर डैडी ने कहा। 9 साल की उम्र में तुम्हें यह पता चल चुका है कि पैसे के लिए काम करना कैसा होता है। अपने पिछले महीने को 50 सालों से गुणा कर और तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं। मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा। जब तुम मुझसे मिलने के लिए लाइन में इंतजार कर रहे थे तो तुम्हें कैसा लग रहा था? एक बार नौकरी के लिए और दूसरी बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए। भयानक, मैंने कहा। अगर तुम पैसे के लिए काम करने का विकल्प चुनते हो तो ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी का मतलब यही होता है, अमीर डैडी ने कहा। और तुम्हें तब कैसा लगा था जब मिसेज मार्टिन तुम्हारे हाथ में 3 घंटे के काम के लिए 3 सिक्के थमाए थे? मुझे लगा था कि यह काफी नहीं है। मुझे लग रहा था कि यह कुछ भी नहीं है। मैं निराश हुआ था, मैंने कहा। और यही ज्यादातर कर्मचारियों को लगता है जब वे अपनी तनख्वाह के चेक को देखते हैं, खासकर तब जब उससे टैक्स और बाकी कटौतियां कर ली जाती हैं। कम से कम तुम्हें पूरी तनख्वाह मिली थी, उन्हें तो पूरी तनख्वाह भी नहीं मिलती। आपका मतलब है ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह नहीं मिलती? मैं हैरान था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा। सरकार हमेशा अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। सरकार ऐसा कैसे करती है? मैंने पूछा। टैक्स, अमीर डैडी ने कहा। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लोग सरकार को ऐसा क्यों करने देते हैं? अमीर लोग ऐसा नहीं करने देते, अमीर डैडी ने मुस्कुरा कर कहा। परंतु गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ऐसा करने देते हैं। मैं दावा करता हूँ
कि मैं तुम्हारे डैडी से ज़्यादा कमाता हूँ, परंतु वे ज़्यादा टैक्स देते हैं। यह कैसे संभव है? मैंने पूछा। 9 साल का बच्चा इस अजीब आंकड़े को समझ नहीं पा रहा था। कोई आदमी सरकार को ऐसा करने की इजाज़त कैसे दे सकता है? अमीर डैडी चुपचाप बैठे रहे। मैं समझ गया कि वे चाहते थे कि मैं सुनूं, न कि उनसे फालतू सवाल पूछूं। आखिर मैं शांत हो गया। जो मैंने सुना था वह मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं जानता था कि मेरे डैडी हमेशा टैक्स का रोना रोते रहते थे, परंतु दरअसल इस बारे में वे कुछ भी नहीं कर पाते थे। क्या जिंदगी उन्हें धक्का दे रही थी? अमीर डैडी मेरी तरफ देखते हुए अपनी कुर्सी में धीमे धीमे और खामोशी से हिलने लगे। सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। मैंने अपना सिर धीमे से हिलाया। जैसा मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। ज्यादातर लोग 4 साल के लिए कॉलेज जाते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। मैं पहले से ही जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी, और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूँ चलता है, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली जाती है। ज्यादातर लोग इस विषय को कभी नहीं पढ़ते। वे नौकरी पर जाते हैं, अपनी तनख्वाह लेते हैं, अपनी चेकबुक को बैलेंस करते हैं और बात खत्म हो जाती है। इसके बाद भी उन्हें अचरज होता है कि उनके जीवन में पैसे की समस्याएं क्यों हैं। फिर वे सोचते हैं कि ज्यादा पैसों से उनकी समस्या हल हो जाएगी। बहुत कम लोगों को यह एहसास होता है कि असली समस्या धन संबंधी शिक्षा या ज्ञान की है। तो मेरे डैडी को टैक्स की समस्या इसलिए है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं है। मैंने विचलित होकर पूछा। देखो, अमीर डैडी ने कहा, पैसे के लिए अपने लिए कैसे काम करवाया जाए? टैक्स तो उस शिक्षा का सिर्फ एक हिस्सा है। आज जो मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि तुम में अब भी पैसे के बारे में सीखने की प्रबल इच्छा बची है या नहीं। ज्यादातर लोगों में सीखने की प्रबल इच्छा नहीं होती। वे स्कूल जाना चाहते हैं, कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं, अपनी नौकरी में मजे करना चाहते हैं और ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं। एक दिन वे तब जागते हैं जब उनके सामने पैसे की समस्या आ जाती है, और तब वे काम करना बंद नहीं कर सकते। पैसे के लिए काम करने की यही कीमत होती है, और उन्हें यह कीमत चुकाना ही पड़ता है। अगर वे पैसे से अपने लिए काम करवाना सीख लेते तो उनके सामने यह समस्या नहीं आती। तो तुम में अब सीखने की, जानने की जिज्ञासा है? अमीर डैडी ने पूछा। अच्छा, अमीर डैडी ने कहा, अब काम पर वापस जाओ और इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं दूंगा। मैंने हैरानी से पूछा। तुमने सही सुना, तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, परंतु इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी। तुम्हें तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने माइक से पहले ही बात कर ली है, वह पहले से ही काम पर है। मुफ्त में डिब्बों की सफाई कर रहा है और उन्हें करीने से जमा रहा है। अब तुम भी जल्दी से जाकर काम में जुट जाओ। यह ठीक नहीं है, मैं चिल्लाया। आपको कुछ न कुछ तनख्वाह तो देनी चाहिए। तुमने कहा था कि तुम सीखना चाहते हो। अगर तुम इस बात को अभी नहीं सीख पाओगे तो तुम भी उन्हीं 2 महिलाओं और बूढ़े आदमी की तरह बन जाओगे जो मेरे लिविंग रूम में बैठे थे। ये लोग पैसे के लिए काम करते हैं और डरते हैं कि उन्हें मैं नौकरी से निकाल न दूं। या तुम अपने डैडी की तरह बन जाओगे जो पैसा तो बहुत कमाते हैं परंतु गले तक कर्ज में डूबे रहते हैं। शायद उन्हें यह उम्मीद रहती है ज्यादा पैसे से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं एक बार फिर 10 सेंट के अपने पुराने वादे पर लौटने को तैयार हूँ। या तुम वह कर सकते हो जो ज्यादातर लोग करते हैं, इस बारे में शिकायत करो कि तनख्वाह बहुत कम है और तुम यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी तलाश शुरू कर दो। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपने सिर पर उंगली रखी। इसका इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा, अगर तुम इसका सही इस्तेमाल करोगे तो तुम मुझे जल्दी इस बात के लिए धन्यवाद दोगे कि मैंने तुम्हें मौका दिया और एक दिन तुम बहुत अमीर आदमी बन जाओगे। मैं वहां यह सोचते हुए खड़ा था कि मुझे कितना घटिया विकल्प दिया गया है। मैं यहाँ अपनी तनख्वाह बढ़वाने आया था और अब मुझे मुफ्त में काम करने के लिए कहा जा रहा है। अमीर डैडी ने एक बार फिर अपनी उंगली को सिर पर रखा और कहा, इसका इस्तेमाल करो। अब यहाँ से जाओ और अपने काम में जुट जाओ। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। मैंने अपने गरीब डैडी को यह नहीं बताया कि अब मैं मुफ्त में काम कर रहा हूँ। उन्हें यह समझ में नहीं आता।
मैं उन्हें इसकी वजह ठीक से इसलिए नहीं समझा सकता था क्योंकि मैं खुद भी इसे ठीक से नहीं समझ पाया था। अगले 3 हफ्ते माइक और मैं 3 घंटे तक। नमस्कार दोस्तों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नया वीडियो आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच।